सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। और अगर किन्हीं कारणों से इससे पहले कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो उम्मीद रखिए कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो उम्मीद रखिए और सब कुछ अच्छा होगा। और उसी उम्मीद के साथ आज से हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जैसा कि कल मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। और जो चैप्टर मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम यहाँ पे दिया गया है और वो चैप्टर है मैट्रिक्स। मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट करूँगा। अब कल मैंने बुक्स देखी, अब कौन से बुक्स मुझे फॉलो करनी है, तो मैं स्टैंडर्ड्स बुक जो कि एनसीईआरटी चलती है उसको लेके चलूँगा। और उसमें जितने चैप्टर हैं मैट्रिक्स के उनको सॉल्व करेंगे और हर एक चैप्टर के पीछे जितनी थ्योरी दी है उसको हम करेंगे। अब पढ़ाने का तरीका क्या होगा, तो पढ़ाने का तरीका ये होगा कि जैसे कल मैंने देखा तो मिसलेनियस लेके मैट्रिक्स में टोटल 5 एक्सरसाइज बन रही हैं। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम पहले 3.1 एक्सरसाइज के पहले जितनी भी थ्योरी दी है, जितनी भी डेफिनीशंस हैं उन सबको देखेंगे। और उसके बाद इसके बाद जो मेरा दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग 3.1 एक्सरसाइज करेंगे और यही हमारा पैटर्न होगा। फर्दर 3.2 एक्सरसाइज के पहले जितनी थ्योरी दी है, जितनी डेफिनीशंस दी हैं उनको पढ़ेंगे, फिर 3.2 करेंगे। इसके बाद हम एक एक एक्सरसाइज करते जाएंगे और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और रही बुक्स की बात, तो मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करूँगा और आप लोग भी, अच्छी बुक है कल मैंने देखी। और अब बुक फॉलो करने से क्या होगा कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं कोई ऐसे बुक फॉलो कर रहा हूँ और आपको मिल ही नहीं रही हो या क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप एनसीईआरटी ले लीजिए और उसी से हम लोग आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स क्या होता है। इससे पहले तो आप लोगों ने, इससे पहले मैट्रिक्स आया ही नहीं तो फिर कुछ आइडिया नहीं होगा। तो मैट्रिक्स क्या है इसकी हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि मैट्रिक्स क्या है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई डाटा दिया गया है। अब डाटा से मेरा मतलब है जैसे एक क्लास में अगर आप मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं और उनके मार्क्स लिखे जाते हैं। जैसे अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम होता है तो एक तरफ स्टूडेंट्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो यह एक डाटा हो गया। तो अगर हम इस डाटा को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को, उस स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारी क्लास में, बहुत ही छोटी क्लास है, मात्र 3 स्टूडेंट हैं। जैसे अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, उम्मीद है कि बढ़ते जाएंगे। तो उसी तरीके से मान लिया कि हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं। इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम और इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं मोहन। ठीक है। अब क्लास में एग्ज़ाम हुआ तो इन तीनों लोगों के हमें मार्क्स लिखने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स लिखने हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स है, यहाँ पर केमिस्ट्री है और यहाँ पर मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं। राम को मिल गए 60 मार्क्स फिजिक्स में, श्याम को मिल गए 40 मार्क्स, मोहन को मिल गए, बहुत ही अच्छा लड़का है, 90 मार्क्स। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो राम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसको मिल गए 95 मार्क्स। श्याम को मिल गए 62 मार्क्स, मोहन को मिल गए 80 मार्क्स। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में सब अच्छे हैं, तो राम को मिल गए 95, श्याम को मिल गए 96 और मोहन को मिल गए 97। तो यह एक डाटा हो गया जो कि इन तीनों के मार्क्स का यहाँ पे दिया गया है। अब इस डाटा को हम एक स्पेशल अरेंजमेंट में लिखना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम सिंपली यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी कह लीजिए आप लोग। अभी इसको क्या करते हैं कि फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में और फिर
3 वर्टिकल पार्ट है हमारे पास और 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके मार्क्स लिख देते हैं 60, 95, यहाँ भी 95, फिर यहाँ पर 40, यहाँ पर 62, यहाँ पर 96, यहाँ पर 90, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 97। ठीक है, तो यही जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यही रिप्रेजेंटेशन, ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है, इसी को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी डाटा को इस स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं तो उसी को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ से हम देख सकते थे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो आप लोग मतलब मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, कॉपी पेन रख लीजिए, जो डेफिनेशन में बोलता जाऊँ उसको लिखते चलिए, वीडियो को रोक दीजिए, लिख लीजिए, फिर चालू कर दीजिए। तो ये हो गई मैट्रिक्स के मतलब अरेंजमेंट की बात कि इस तरीके से जब हमने इस डाटा को अरेंज कर दिया तो इसी को हम, इस फॉर्म को हमने क्या कह दिया, मैट्रिक्स कह दिया। अब मैथ्स की भाषा में हम क्या करते हैं, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं। जैसे यहाँ से एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ से एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिख दिया 60, यहाँ पे लिख दिया 95, फिर यहाँ पे लिख दिया 95, यहाँ पे लिख दिया 40, यहाँ पे 62, यहाँ पे 96, यहाँ पे 90, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 97। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया मैथ्स में, इसी को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। और अगर समझ नहीं आता है कोई चीज़ तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और ये गारंटी है कि मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। उसके बाद अब मैट्रिक्स के अंदर जो ये एंट्रीज़ हैं जो हमने लिखा था 60, 90, उन्हें एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि 2 चीज़ें आती हैं, एक तो रोज़ क्या होते हैं और दूसरे कॉलम्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने अभी उसको 3 वर्टिकल पार्ट में डिवाइड किया था और 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड किया था कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दें 1 2 3, यहाँ पे लिख दें 4 5 6, यहाँ पे लिख दें 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर की एंट्रीज रियल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। तो अब हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स बना ली। अब हमसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि रोज़ को चेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो यह एक रो हो गई, फिर यहाँ से हम मूव करते हैं तो यह दूसरी रो हो गई, और यहाँ से फिर हम मूव करते हैं तो ये तीसरी रो हो गई। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ़ रोज़ किसी मैट्रिक्स में फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मूव करना है, और हॉरिजॉन्टल मूव करने से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर टोटल कितनी रोज़ हैं। अब हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता करने हैं, तो इसमें कितनी रोज़ हो गई। अगर हम इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम कॉलम्स की बात करते हैं, तो कॉलम्स के लिए हमें क्या करना है, हमें वर्टिकली मूव करना है। जैसे हम अगर वर्टिकली मूव करें तो एक ये हो गया, इसके बाद एक ये हो गया, और इसके बाद एक ये हो गया। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो अगर हम इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें तो इसमें टोटल 3 कॉलम हैं। तो यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और यहाँ पर क्या हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कैसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं और आप लोग बताएंगे कि उसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उसमें 3 रोज़ थे, 3 कॉलम थे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स में 3 मतलब सेम नंबर ऑफ़ रो सेम नंबर ऑफ़ कॉलम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम एक अगर एग्जांपल लें, जैसे फिर ऐसे ही लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं तो आप लोग क्या कहेंगे। आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली मूव करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो इसमें अगर नंबर ऑफ रोज़ की हम बात करें तो नंबर ऑफ रोज़ कितने हो गए, 3 हो गए। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो अब नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमें वर्टिकली मूव करना है, तो एक वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन, तीसरी वर्टिकल लाइन और चौथी वर्टिकल लाइन। तो अगर हम इसमें कहें कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो आप क्या कहेंगे, इसमें 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये हो गई रो और कॉलम्स की बात। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। और एक बहुत ही बेसिक बात है, आई थिंक एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी जस्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास यह एक मैट्रिक्स लिखी है, यहाँ पे सिंपली 1 है और यहाँ पे 2 है। अब इसमें आप बताएंगे कितने रो कितने कॉलम हैं। मैंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टली मूव करना है, तो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल हमें मिलेगी। तो इसमें कितने रो हो जाएंगे, इसमें हमारे पास एक ही रो हो जाएगी। और अगर कॉलम की इसमें हम बात करें कि इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, तो अगर हम वर्टिकली मूव करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। तो इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो आई थिंक अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गई रोज़ और कॉलम्स की बात। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। पूछ सकता है एग्ज़ाम में, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और कह दे कि इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर को जानने से पहले हमें ये जानना था कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम्स हैं, तो हम लोगों ने अभी देख लिया है। अब जैसे अगर कोई मैट्रिक्स कहे, जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख दे कि 4 है, 9 है, 6 है, 0 है, 5 है, 3 है, ठीक है। अब इसमें आपसे कहे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहला काम होगा कि जब भी हमें ये बताना हो कि किसी मैट्रिक्स में कितने, मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो कितने रो हैं, 1 रो 2 रो। अब जैसे मैंने बता दिया 2 रो हैं, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप क्या करिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उसका सॉल्यूशन निकालिए कि हाँ इसमें इतने रो हैं इतने कॉलम्स हैं, फिर वीडियो को ऑन करिए और फिर देखिए कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सही है तो उससे भी अच्छी बात है। भाई नहीं सही है तो फिर से हम समझेंगे और उससे भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने रो हैं, इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो 1 रो और 2 रो, तो यहाँ पे टोटल 2 रो हो गए। अगर हम इसमें कॉलम्स की बात करें कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो आप लोग बताएं ज़रा इसमें कितने कॉलम्स हैं। अगर हम वर्टिकली मूव करते हैं तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। अब जब हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। तो जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कि रो और मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स, अब यहाँ पे 2 × 3 = 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 6, ये नहीं करना। ये जस्ट एक सिंबल है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं लेना है। तो रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3 हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और कितनी भी नंबर ऑफ़ रोज कितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ रोज ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम हो सकते हैं, या नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज कम हो सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, 2 × 3 आ गया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करिए। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 4, आप लोग बताएंगे इसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर क्या है। तो अगर मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की, तो अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो इसमें कितनी लाइन्स हैं, यानी कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, 3। तो कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। कॉलम्स की बात करें, अब देखो कॉलम्स में जब हम एक ही लाइन खींचेंगे और सभी के सभी एंट्रीज कवर हो जाएंगे, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स में केवल 1 कॉलम है, ठीक है। तो कितनी रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। तो मैंने अभी क्या कहा, मैट्रिक्स का जब भी हमें ऑर्डर लिखना होता है तो हम लोग रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में लिखें
तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कि कोई मैट्रिक्स दे दे, आपसे कहे इसका ऑर्डर बताओ, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसमें कितनी रोज हैं, फिर देखेंगे उसमें कितने कॉलम्स हैं, फिर रोज क्रॉस कॉलम के फॉर्म में उसका ऑर्डर आप बता देंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, तो ये हो गई मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, हाँ, अब मैट्रिक्स को अगर हमें सिंबल फॉर्म में, मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना है या छोटे फॉर्म में लिखना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे हम मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली इसके अंदर एक स्मॉल लेटर ABC कुछ भी ले सकते हैं, इसके नीचे I लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो I और J चलता है, तो IJ लिखते हैं। और फिर यहाँ पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यहाँ पर रो क्रॉस कॉलम लिख देते हैं। अब ये चीज़ समझने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब ये हो गया मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर कोई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, AIJ 2 रो हैं तो 2, 3 कॉलम हैं तो 3, तो मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को अगर हम कैपिटल A सिंबल से कुछ भी कह सकते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तो A इक्वल टू, मतलब ये एक मैट्रिक्स लिखी है जिसमें रो कितने हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो ये मैथमेटिकल नोटेशन है, सिंपल नोटेशन है छोटे फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का। अब बात आती है कि I और J कैसे वैरी करेंगे। तो I और J डिपेंड करेंगे रो पे और कॉलम पे। अब देखो यहाँ पे जो I है, ठीक है, ये स्टैंड किस लिए कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है रो के लिए, और जो J है ये किसके लिए स्टैंड करेगा, स्टैंड करेगा कॉलम के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे जो रो है 2 हैं, तो जो I की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी 1 से 2 तक। ठीक है, J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, J की वैल्यू चेंज होगी 1, क्योंकि कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, तो 1 से 3 तक। मीन्स J is greater than or equal to 1 and less than or equal to 3 and I is greater than or equal to 1 and less than or equal to 2। तो ये नोटेशन है इस मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है, I किसके लिए स्टैंड कर रहा है, रो के लिए, J किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कॉलम के लिए। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो अब जैसे अभी मैंने लिखा था A हमारा मैट्रिक्स है, AIJ, और ये है 2 क्रॉस 3। अब हमें इसको बड़े वाले फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अब देखो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। अब देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो अब देखो यहाँ पर कौन सी एंट्री आए। अब देखो एंट्री को लिखने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर A है तो हमने A लिख दिया। अब देखो ये जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये कौन सी एंट्री होगी, ये पहला रो होगा और पहला कॉलम होगा। ठीक है, एकदम समझने वाली बात है, अच्छे से समझिएगा। क्या होगा, जब हम ऐसे चलेंगे तो पहला रो पड़ेगा, और जब ऐसे चलेंगे तो पहला कॉलम पड़ेगा। मतलब I यहाँ पे रो के लिए स्टैंड हो रहा था, और कौन सा रो है, पहला रो है, तो A1। ठीक है, और पहला कॉलम है तो फिर वहाँ पे 1, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी, जो यहाँ पे एंट्री होगी। अब A11 की कुछ वैल्यू होगी, 2, 5, 8 कुछ भी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, A11 कहेंगे। मतलब जब भी हमसे कोई पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में A11 एंट्रीज कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो सबसे पहली एंट्री होगी उसको हम बता देंगे। फर्दर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। यहाँ पे चले, अब देखो जब यहाँ पे आए तो हमने A लिख लिया। अब जब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि रो तो वही है, भाई ये भी पहली रो थी और ये भी पहली रो है, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो ये दोनों एक ही लाइन में पड़ेंगे। तो रो 1 है तो I की वैल्यू हो गई, रो पहली है तो I की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, लेकिन अब देखो जब कॉलम की बात करेंगे तो ऐसे चलते तो ये पहले कॉलम में आता, और ऐसे चलते तो ये कहाँ किस में आएगा, ये दूसरे कॉलम में आएगा। तो यहाँ पर J की वैल्यू कौन सी होगी, J की वैल्यू 2 हो जाएगी।
तो जो यहाँ पर एंट्री होगी उसको हम किस नाम से कहेंगे, उसको हम A12 नाम से कहेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छा आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है। अभी 2 कॉलम होते तो यहीं पे रुक जाते, लेकिन 3 कॉलम है तो हम जानते हैं कि एक एंट्री यहाँ पे और आनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने A लिख दिया। अब फिर हम देख रहे हैं कि ऐसे बढ़ेंगे तो रो तो वही है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और कॉलम कौन सा है, अब ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये किस कॉलम में आएगा, ये आएगा तीसरे कॉलम में, तो ये हो गया A13। अब आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी। जैसे इसमें 2 रो हैं तो अब एक ही रो आनी है, तो अब देखो यहाँ पे हमने A लिख दिया। अब कौन सी रो है, पहली रो हो गई, इसका मतलब ये दूसरी रो है, तो I की वैल्यू हो गई 2। कौन सा कॉलम है, सर पहला कॉलम है, बहुत अच्छे, तो ये 21 हो गया। ठीक है, ये कौन सी एंट्री होगी, तो कौन सा रो है, पहला रो नहीं सॉरी दूसरा रो है। देखो कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को। कौन सा रो है, दूसरा रो है। कौन सा कॉलम है, सर दूसरा कॉलम है, वेरी गुड। यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी, ये हमने लिख दिया। कौन सा रो है, पहला रो, दूसरा रो है, ओह सॉरी दूसरा रो है। ठीक है, और कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी, A23 आएगी। तो जब भी कोई कहे A1, अब मैं अगर इसको लिख दूँ, मैं मान लूँ 1 मिनट के लिए कि ये हमारा हो गया, मान लिया कि इनकी जो वैल्यूज़ थी वो 1 2 3 और 4 5 6 थी। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें A12 की वैल्यू कौन सी है, तो A12 यहाँ पे आ रहा है, A12 की पोजीशन पे यहाँ आ रहा है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई, A12 की वैल्यू 2 हो गई। मैं आपसे कहूँ A23 की वैल्यू क्या है, A23 यहाँ पे है, इसके करेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे है, तो A23 की वैल्यू 6 हो गई। मैं आपसे कहूँ A21 की वैल्यू क्या होगी, A21 यहाँ पे है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये एंट्री यहाँ पे है, A21 की वैल्यू 4 हो गई। तो आपसे इसमें कोई भी एंट्री पूछे आप आसानी से यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स में A22 एंट्री बताओ, A23 एंट्री बताओ, A41 एंट्री बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी एंट्री कहाँ पे है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें कंप्लीट चीज़ें देख लेंगे जब हमने पढ़ रखी हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 1 2 5 0 9 8 और 4 5 6। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ इसमें कितनी रो हैं, तो सोचना नहीं, तो मतलब सोच के बताना है, लेकिन फास्ट सोचना है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और हम जानते हैं कितनी रो हैं, तो 3 लिख दिया, क्रॉस लगा दिया। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, हाँ हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। मैट्रिक्स का आर्डर हमेशा रो क्रॉस कॉलम के ही फॉर्म में लिखा जाना है। एकदम इस चीज़ को याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कॉलम क्रॉस रो कर देते हैं। तो इसके लिए आप ये वर्ड याद रखिए, RC। ठीक है, यहाँ पर R फॉर क्या है, रो, और C फॉर क्या है, कॉलम। जब भी आपसे ऑर्डर पूछे आप इस वर्ड को याद रखिए। कितने रो हैं, सर इतने रो हैं। कितने कॉलम हैं, सर इतने कॉलम हैं। ऑर्डर क्या है, सर इतने क्रॉस इतना है, तो आराम से बता देंगे। इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो 3 क्रॉस। कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। अब हम आपसे कहें कि अगर इसकी A11 एंट्री बताओ, तो आप क्या, अब A11 का मतलब क्या है समझिएगा इस बात को। A11, ठीक है, A11 का मतलब क्या है, कौन सी एंट्री। अब चलेंगे तो कहाँ पे रुकेंगे, तो अब पहले आता है रो, मतलब ऐसी एंट्री जो पहले रो में है, और फिर आता है कॉलम, ऐसी एंट्री जो पहले कॉलम में है। अब पहले रो में मतलब इस रो में होगी, पहले कॉलम में मतलब पहले रो में मतलब इस रो में होगी, पहले कॉलम में मतलब इस कॉलम में होगी। तो कौन सी एंट्री हो गई, ये वाली हो गई। तो A11 एंट्री कौन सी है, सर वो वाली है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ A23 एंट्री कौन सी है, तो A11 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। मैं आपसे कहूँ A23 की वैल्यू क्या है। अब A23 का मतलब क्या है, 2 दूसरे रो में हमें चलना है। ठीक है, तो दूसरा रो कौन सा है, ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो।
तो इस रो में हमें चलना है। और किस कॉलम में जाना है? तीसरे कॉलम में जाना है। अब कौन सा कॉलम? तीसरा। तो ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम और ये हो गया तीसरा कॉलम। मतलब यहाँ से चलना है और तो अब देखो जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो सर 8 2 3 एंट्री कौन सी है? सर 8 है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ A3 2 एंट्री कौन सी है? तो आप लोग क्या बताएंगे? फिर वही काम करना है, तीसरे रो में हमें चलना है। तीसरा रो कौन सा है? ये वाला है। फिर कौन से कॉलम में चलना है? दूसरे कॉलम में चलना है। यहाँ पर चल दिए। इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो A3 2 एंट्री कौन सी है? सर 5 है। ठीक है, मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई मैट्रिक्स दे दे और उसमें पार्टिकुलर एंट्री पूछे कि इस पोजीशन की एंट्री कौन सी है, तो आप लोग क्या करेंगे? उस रो में एक लाइन खींच दो, उस कॉलम में एक लाइन खींच दो, जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन बने आप लोग वो आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया एंट्रीज की बात कि किस पोजीशन पे कौन सी एंट्री है उसको हम कैसे जानेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक रखी है, तो मैं देख लेता हूँ कि अगर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें तो उसको हम लोग कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस बुक में देखें तो यही सब शुरू में बताया गया है। ठीक है, और क्या है इसमें? ऑर्डर मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। हमसे पूछ सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 2 4 5 6 8, इसमें आप बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे। सर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा एलिमेंट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। लेकिन पता चले आपको दे दे 50 क्रॉस 40 की मैट्रिक्स। ठीक है, और आपसे पूछे इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो आप काउंट तो करेंगे नहीं कि ये सर एक पहला एलिमेंट, सर दूसरा एलिमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो सिंपली क्या होता है, जो सिंपल फार्मूला है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास, कोई जनरल मैट्रिक्स A = Aij m क्रॉस n, इसका मतलब क्या है कि कोई जनरल मैट्रिक्स है, उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ठीक है, तो सिंपली हो जाता है m × n। जैसे यहाँ पे देखो, इसको वेरीफाई कर लो। यहाँ पे कितनी रो थी? 2 रो थी। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस कितने कॉलम थे? 3 कॉलम थे। अब m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। मैं आपसे कहूँ इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे? सिंपली 2 × 3 = 6। सर इसमें 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 50 क्रॉस 40 है, तो अब सिंपल सी बात है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? आप जल्दी से बताएं। इसमें हो जाएंगे 50 क्रॉस 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 2000। देखा, मैंने कहा था कि अगर एक एक गिनेंगे तो 2000 टाइम्स तो गिन नहीं सकते, और गिन सकते हैं तो भी बहुत सारा टाइम लगेगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। इसमें हमारे पास 2000 एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स में आसानी से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, और चूँकि यहीं से स्टार्टिंग है तो इसीलिए मैं किसी चीज़ को छोड़ के नहीं चल रहा कि नहीं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो दोबारा समझ लीजिए, उसमें क्या है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस बुक में देखूं कि क्या है आगे। तो कुल मिला के बातें हो गई हैं। अच्छा, तो मैंने कहा था कि इसमें एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसमें
एग्ज़ाम्पल नंबर 3 दिया है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में ये कह रहा है कि अब एक्चुअली ये बहुत ही ओल्ड बुक है, तो मैं इसमें तो पेज नंबर 60 दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा एग्ज़ाम्पल है, कौन सा पेज है। तो जो मैट्रिक्स इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 इसमें कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा, आप लोगों के पास बुक्स होगी ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, अच्छा सा एग्जाम्पल है और ऐसे सब क्वेश्चंस पूछ भी सकता है एग्जाम्स में। कह रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i-3j, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i-3j, ओके। तो शुरू करते हैं। अब आप लोग देखेंगे क्या है, तो देखो अब पहली बात तो ये कि 3x2 ऑर्डर दिया है उसने। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होना है 3x2, ठीक है। मतलब i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अच्छा इसमें एलिमेंट कितने होंगे अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो मैंने क्या बताया, सिंपली आपको रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 2 जा 6 एलिमेंट होंगे, मतलब हमें 6 एलिमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, रो कितने हैं 3, तो क्या बताया था मैंने 1 से लेके, क्योंकि देखो 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा थोड़े कहेंगे कि 0th रो है, भाई फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, इसीलिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। कॉलम्स की अगर बात करें तो जे की वैल्यू 1 से 2 तक चेंज होगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा तो i के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, i के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3। j के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, j के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2। अब देखो 6 पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनेंगी, एक बार i j दोनों को 1 1 लेंगे, एक पॉसिबिलिटी, फिर 1 2 लेंगे, 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए आ गई। इसी प्रकार 2 1 2 2, 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए आ गई। इसी प्रकार 3 1 3 2, 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए आ गई। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। और हमें कितने एलिमेंट फाइंड करने थे, 6 एलिमेंट फाइंड करने थे, ठीक है। तो अब हम एलिमेंट निकालते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखो एग्जाम्पल इसमें सॉल्व है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ, क्योंकि किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। तो पहले कौन सी एंट्री निकालते हैं, कहाँ से, कोई भी एंट्री निकाल सकते हो, लेकिन चूँकि a11 पहली एंट्री आती है तो पहले क्या करते हैं, i को 1 लेते हैं, j को 1 लेते हैं। तो aij था तो i की वैल्यू 1 ले रहे हैं a1, j की वैल्यू 1 ले रहे हैं j को 1 इज इक्वल टू, अब जैसे लिखा है वैसे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 मॉड ऑफ i की वैल्यू क्या रखनी है 1 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू क्या रखनी है 1। तो ये हो गया हमारा 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3। अब मॉड की प्रॉपर्टी जानते ही होगी आप लोग कि मॉड में अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो जब बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आएगा मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 जब बाहर आएगा मॉड से तो 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। यानी कि जो A11 एंट्री होगी, अब हम मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसकी एंट्रीज़ को धीरे धीरे फिल करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो A11 एंट्री, अब देखो हम अपनी जानने के लिए चूँकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी एंट्री आती है A11, यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम तो A12। अब इसमें कितने कॉलम हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो यहीं पे रुक जाना है। तो थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको छोटा कर लेते हैं।
ठीक है। ए कौन सा रो है, दूसरा रो है। कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो A21। ये कौन सा रो है सर, दूसरा रो है। कौन सा कॉलम है, दूसरा है, तो A22। ये कौन सा रो है, तीसरा रो है। अब देखो 3 रो तक, हाँ तीन रो तक हमें जाना था। आई की वैल्यू क्या थी, लेस देन और इक्वल टू 3, तो तीसरा रो हो गया। कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है। ये क्या है, ए। कौन सा रो है, तीसरा रो है। कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो A32। तो टोटल 6 एंट्रीज हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिल करते हुए चलेंगे। तो A11 एंट्री का क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। यहाँ पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, कोई भी फाइंड कर सकते हैं, तो मैं रो वाइज फाइंड करता हूँ। A12 सिंपली फार्मूले में पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। 1 माइनस 3 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 1 ही है, ठीक है। 1 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पर क्या है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि हम दूसरे कॉलम में जा रहे हैं, तो 2 हो गया। ये यहाँ से हो गया 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 6, यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -5 का मॉड हो जाएगा +5, तो यहाँ से हो जाएगा ये 5/2। A12 एंट्री हो गई 5/2, यहाँ पे हम रख देंगे 5/2, ठीक है, एग्री। फिर हम निकालते हैं ये वाली एंट्री A21। A21 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1/2 मॉड ऑफ, अच्छा अब देखो दूसरे रो में आ गए, तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी चेंज हो गई, I-3 जे है, तो 2 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 1। समझते हुए चलिएगा, रटना नहीं है कोई चीज़, वैसे भी मैथ्स में कोई रटा नहीं जाता है। ये हो गया 2 माइनस 3, अब 2 माइनस 3 देखो मैं एक स्टेप करके बता रहा हूँ। 2 माइनस 3 ये हो गया -1, और -1 का मॉड हो जाएगा +1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो A21 एंट्री कौन सी हो गई, 1/2 आ गई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब कौन सी एंट्री फाइंड करते हैं, A22 फाइंड करते हैं। चलो भैया इनको भी फाइंड करते हैं। ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ आई, इसमें आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, बहुत अच्छा। तो 2 माइनस 3 इंटू 2, टेंशन नहीं लेना है पढ़ाई में, 1/2 और 2 माइनस 6, ठीक है। ये हो गया 1/2। अब देखो 2 माइनस 6 कितना होगा, -4, -4 का मॉड क्या होगा, +4। ये हो गया 1/2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एंट्री और बचे हैं, जल्दी से निकालते हैं उन्हें, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। A31 ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ, अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि हम तीसरी रो में आ गए, तो 3 हो गई। तो ये हो गया I-3 से 3, हाँ आई की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू, यहाँ पर जे की वैल्यू भी 1, ये लो, ये तो 0 हो गए भाई साहब। ये हो गया 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 0, तो 1/2 इंटू 0, कुल मिला के हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0। इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, A31 के बाद A32, ये हो जाएगा 1/2 और आई की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा 1/2, 3 माइनस 6, और ये हो जाएगा 1/2 से 3 माइनस 6 दैट -3, एंड -3 का मॉड +3, ये हो गया 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आ गई। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। मिलाते हैं, देखते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। 1 5/2, 1/2, 2 0 3/2, ऑल राइट, ठीक है। तो ये इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ में आई होगी तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और एंट्रीज निकालना है, तो फिर आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। अब हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही।
चलो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले 3 किया फिर 2 कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, कभी इंक्रीज़ भी करेंगे। कहते हैं ना टाइम टाइम की बात होती है। तो हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं 8। अब कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैंने क्या बताया कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर, मान लिया वो मैट्रिक्स ए है, इसको हमने लिख दिया AIJ, ये हो गया हमारा, मान लिया M क्रॉस N ऑर्डर था। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? अगर इसकी बात करें तो रो इंटू कॉलम M इंटू N, और उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 8। अब देखो यहाँ पे लॉजिक लगाना है। M इंटू N, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 8 आ जाए। ठीक है, कैसे कैसे 8 आ सकता है? M को 1 ले लो, N को 8 ले लो, M को 8 ले लो, N को 1 ले लो, क्योंकि 1 8 जा 8, 8 1 जा 8। M को 2 ले लो, N को 4 ले लो, 2 4 जा 8, टेबल तो आ ही रहा होगा सबको। M को 4 ले लो, N को 2 ले लो, 4 2 जा 8। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो सकता है। और किसी तरीके से 8 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिसर्च करते हैं फिर उस पर। और किसी तरीके से 8 नहीं आ सकता। कुछ लोगों को आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आता है कभी कभी ऐसा होता है। तो अब इतनी मतलब ऑर्डर कितने, या तो ये ऑर्डर होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तो अब ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो पहले के इससे देखें तो 1 क्रॉस 8। 1 क्रॉस 8 का मतलब क्या है? एक रो होगा, मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, लंबी सी एक रो होगा। नहीं लंबी सी नहीं होगा, अच्छा चौड़ी सी। ठीक है, एक रो होगा और 8 कॉलम होंगे, कुछ होगा। अब एंट्रीज अगर हमको जनरल मान के चलें तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो एक रो हो गया और कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम। ठीक है, तो एक रो 8 कॉलम। दूसरा क्या है? दूसरे के हिसाब से 8 क्रॉस 1, 8 रो 1 कॉलम, ये होगी लंबी सी। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 रो हैं और 1 कॉलम है, तो 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। एक्चुअली मैं सीरियल से रख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितने रो हैं? एक ही रो तो रो है, कितने कॉलम हैं? नहीं सॉरी, इसमें कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 7 रो, 8 रो। 8 रो हो गए और कितने कॉलम हैं? 1 कॉलम है। फिर इसके बाद अब इसको आप लोग बना के देखिएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इस वीडियो में। तो 2 क्रॉस 4 और फिर इसके हिसाब से 4 क्रॉस 2। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? ऐसी 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, या 4 टाइप्स के ऑर्डर होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 8 होंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हों? इसको आप लोग करिएगा और आपके जो आंसर्स हैं उसको कमेंट करिएगा। मैं देखूंगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसी मतलब ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं, कहने का मतलब है कि कितने प्रकार से ऑर्डर पॉसिबल है किसी मैट्रिक्स का कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो जाएं। ठीक है, 6 हो जाएं। तो आप लोग इसको करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है।
क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। समझना तो है ही किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया। एग्जाम्पल 1 में क्या है कि सिंपली रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का है, तो उसको आप लोग देखिएगा कैसे हो रहा है। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो आप बेहिचक मुझसे कह सकते हैं कि हाँ सर ये मुझे समझ में नहीं आया है। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। कि क्लास में बैठे हैं और सोच रहे हैं यार हम पूछेंगे तो बगल वाला बच्चा क्या सोचेगा। अरे कुछ नहीं सोचेगा, उसे भी नहीं आ रहा होगा। तो कुछ भी हो आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ लेते हैं। वीडियो लंबा होगा, आज का वीडियो बना लेते हैं। अगर ज़्यादा लंबा जा रहा है वीडियो तो आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि देखो मेरा मतलब है एक एक चीज़ को बताना। मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ NCERT की, तो अगर मुझे ऐसे पढ़ाना होता 2-4 क्वेश्चन करवा दें, हो नहीं, वैसे नहीं करना है। पढ़ना है किसी चीज़ को तो अच्छे से पढ़ना है। कोई भी बेसिक से बेसिक चीज़ हो उसको मैं पढ़ाऊँगा और उसको कराऊँगा। तो डोंट वरी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और अच्छे से पढ़ाई भी होगी। क्योंकि जब पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ लो भाई। एक चीज़ को 10 बार पढ़ो और एक चीज़ को 1 बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक नया अध्याय का इसी का सब पार्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो इतनी चीज़ें हमने सीखी, इन सब का काम आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। अब जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा आवाज़ आ रही थी। कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। अब उन्हीं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के आधार पे मैट्रिक्स को डिवाइड किया जाता है कि अगर इतने रोज हों तो ये मैट्रिक्स, इतने कॉलम हों तो ये मैट्रिक्स, रो कॉलम बराबर हों तो ये मैट्रिक्स, और रो कॉलम बराबर ना हो तो वो मैट्रिक्स। तो अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। चलो मैं बुक्स लिए रहता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला टाइप है मैट्रिक्स का वो क्या है, वो हमारे पास है कॉलम। और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, 1 नंबर में कह सकता है कि भैया कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनीशन बताओ। तो तुम भी कहोगे भैया कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनीशन क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम। मतलब क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 कॉलम हो। अब मैट्रिक्स में 1 कॉलम है, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मैं लिख दूं कि भैया 1 2 3, कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम। अच्छा ऐसे मत सोचना कि अब मैं ऐसे गया तो एक ही लाइन पे सब के सब पढ़ गए तो मैंने कह दिया 1 कॉलम है। अब पता चले कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों तो वो ऐसे सोचें 1 2 3, सर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, सर हम टेढ़ा कर देंगे। अरे भैया टेढ़ा क्यों सर, तो इसमें 1 कॉलम और एक ये वाला होगा 2 कॉलम। नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, फिर टेढ़ा क्यों जाएंगे, फिर सीधा जाएंगे ना। तो कितने कॉलम हो गए, 1 कॉलम हो गए, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, सही तरीके से लगाना है। ये नहीं कि हाँ नहीं सर को गलत करना है, ठीक है गलत करो, मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन सही चीज़ पे गलत करना है कि हाँ आपका पॉइंट लगे कि हाँ नहीं आप सही कह रहे हो, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब इसमें कितने कॉलम हो गए, 1 कॉलम हो गए। अच्छा इसका ऑर्डर अगर मैं कहूँ तो कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो। तो 3 रो क्रॉस कितने कॉलम है, 1। तो या एक कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या है, केवल 1 कॉलम है। अब कॉलम मैट्रिक्स आप लंबी सी बना सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक बना दो। तो अब जनरल ऑर्डर क्या हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स का, एक चीज़ इसमें आपने देखा कॉलम मैट्रिक्स में देखो ये होता है रो, ठीक है, और ये होता है कॉलम, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमेशा 1 रहना, यानी कि ये क्वांटिटी तो फिक्स होगी आपकी, ये क्वांटिटी वैरी कर सकती है, कितनी भी रो ले सकते हो, 1 ही रो ले सकते हो। जैसे मैं अब कहो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, तो ऐसे दिखेगी भैया, इसमें लिख दो कुछ भी एंट्री लिख दो, मान लिया 4 लिख दिया। अब इसमें कितने रो हैं,
इसमें देखो एक रो एक कॉलम, तो ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स हो गई, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब जब भी कॉलम मैट्रिक्स की बात आएगी तो नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स होंगे, नंबर ऑफ रोज को वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम कॉलम मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर देखें तो अगर हम नंबर ऑफ रोज को n से रिप्रेजेंट करें तो n क्रॉस 1 टाइप का होगा। अब n को तो हम वेरी करा सकते हैं, एक रो ले सकते हैं, 2 रो ले सकते हैं, 3 रो ले सकते हैं, लेकिन कॉलम हमेशा 1 रहेगा जब कॉलम मैट्रिक्स की बात आएगी। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो जैसे कॉलम मैट्रिक्स वैसे ही रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 रो, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं A इज इक्वल टू 4 5 3 6, कितने रो हैं? एक रो है, क्योंकि अब वैसे मत करना कि हाँ नहीं सर लाइन टेढ़ा करके जाएंगे, नहीं, एक रो है। और कितने कॉलम हैं? एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो हाँ रो कितने हैं? देखो एक रो और कितने कॉलम? 4 कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 4 हो गया। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, कौन सी चीज़ है? अभी कॉलम में जब हमने देखा था तो ये वाली क्वांटिटी फिक्स थी जब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? ये वाली क्वांटिटी, नंबर ऑफ रोज फिक्स होंगे। तो अगर हम रो मैट्रिक्स के जनरल ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो इसका जनरल ऑर्डर क्या होगा? ये क्वांटिटी तो फिक्स रहनी है, तो यहाँ पे तो हमेशा बनाना है, यहाँ पे कुछ भी MN PQ कुछ भी हम n लिख देते हैं। तो जनरल ऑर्डर जो होगा, पूछ सकता है कि जनरल ऑर्डर क्या हो सकता है रो मैट्रिक्स का, तो सर 1 क्रॉस n हो सकता है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में रो हमेशा 1 रहना है, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स के बाद बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है। जब भी हमें इन्वर्स निकालना होता है, आप लोगों में बहुत से लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कि जब भी इन्वर्स निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। क्यों? क्योंकि हम इन्वर्स में करते हैं एडजॉइंट या अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है, सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे। तो अब डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? डिटर्मिनेंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सारा रोल है, तो इसीलिए हम स्क्वायर, जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक फिलहाल हाँ यहाँ नहीं है, ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकालते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे से समझिएगा, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। वैसे आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं जिनका जैसा नाम हो वैसा काम हो, लेकिन ये मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है कुछ इस तरीके का, ये मतलब 4 लाइंस होंगी डिब्बे के आकार के, डिब्बा नहीं, डिब्बे को तो हम घन घनाभ कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ये लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, मतलब 4 ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये सब क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, ठीक है। ये स्क्वायर होता है। अब देखो इसको बराबर है, अब देखो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हम ऊपर जा रहे हैं, अगर इसको हम लेंथ बोलें तो लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें सेम हैं। अब लेंथ जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है? कॉलम होता है, ठीक है। तो अगर हम भाई इसमें क्या है, इसको अगर हम लेंथ बोलें तो अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में जो लेंथ होता है, जो लंबाई होती है, और विड्थ जो चौड़ाई होती है, ये दोनों बराबर होती हैं। अब जब ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर जब चलते थे तो क्या आता था? कॉलम आता था। तो लेंथ के स्थान पे अगर हम कॉलम लिख दें, ठीक है, और विड्थ के जब ऐसे चलते थे तो रो आता था, यहाँ पर अगर हम रो लिख दें तो ये सिंपल डेफिनेशन बन के आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स की। क्या है डेफिनेशन? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है।
बस ये स्क्वायर वर्ड लगा है, आप समझ गए कि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमें अगर 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करेंगे, 2x2 लिख दिया, यानी 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे 1 2 4 5, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो 1 4 5 6 0 4 0 0 8 9, कितने रो हैं, 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है, सब 3x3 का मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की बात। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है वो स्क्वायर है कि नहीं है, बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिंपल अगर हम जनरल नोटेशन की बात करें तो किस तरीके से होगा, मैंने बताया था AIJ, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम, एंड यहाँ पे लिख दो N क्रॉस N, कुछ भी ले लो, N क्रॉस N ले लो, P क्रॉस P ले लो, M क्रॉस N, कुछ भी ले लो। तो इसमें ना रो कितने हैं, N रो हैं, कॉलम कितने हैं, N कॉलम है। कौन से मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका जनरल नोटेशन है। देखो जहाँ पर भी A इक्वल टू AIJ N क्रॉस N लिखा है, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, मतलब वो मैट्रिक्स कौन सी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा रुको एक मिनट, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा इसमें एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं दी है तो उसको भी देख लेते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर, इसमें नहीं दिया है, आई थिंक इसमें सभी के हर जगह स्क्वायर मैट्रिक्स की बात किया होगा। एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा एंगुलर, रेक्टेंगुलर। अभी देखो इसका भी जैसा, इसमें नहीं दिया है, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्या दिक्कत है उसमें। भाई आप किसी भी नॉलेज को जितनी जल्दी गेन करोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा है, और आप जितना देरी करोगे आपसे 10 लोग आगे आगे बढ़ जाएंगे, इतनी तेज़ी से समय चलता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब रेक्टेंगुलर, जैसे ही रेक्टेंगुलर वर्ड आपके सामने आए आपको याद आ जाए रेक्टेंगल। अरे सर समझ गए, हाँ भाई बहुत समझदार हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कौन सा वर्ड लिया था, स्क्वायर। रेक्टेंगुलर में ले रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है, इस टाइप का होता है, जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती है। तो इसमें क्या है, लेंथ डज नॉट इक्वल टू विड्थ, लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है। अब लेंथ को जब हम ऊपर चलते हैं तो कॉलम होता है, तो भैया यहाँ पर कॉलम लिख लेते हैं। बस एक एक स्टेप करके जाना है, डेफिनेशन अपने आप निकल आएगी। डज नॉट इक्वल टू, जब विड्थ लेते हैं तो रो लेते हैं। बस सर समझ गए डेफिनेशन, आप मत समझाइए, नहीं समझ लेते हैं। ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, और कोई बताएगा कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है, कितने रो हैं, 1 रो है, कितने कॉलम हैं, 1 ही रो है ना, ये देखो 1 लाइन, कितने कॉलम हैं, 1 लाइन 2 लाइन, 2 कॉलम हैं। वैसे मत करिएगा 1 लाइन खींचे, इसको भी लिए इसको भी लिए, नहीं सर 1 ही कॉलम है, वैसे नहीं करना, स्ट्रेट लाइन खींचनी है एकदम। ठीक है, तो 2 कॉलम है, तो रो कितने हैं, 1, कॉलम कितने हैं, 2, सर बराबर नहीं है, तो कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको देख लिए हम लोग। एक्चुअली क्या हुआ कि स्क्वायर पढ़ाया था मैंने, तो मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए, इसमें नहीं दिया है तो क्या हो गया, बता देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आती है डायगोनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डायगोनल मैट्रिक्स की। ये सब डेफिनेशंस देखो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है सर, 1 नंबर का आता है, नहीं याद करेंगे क्या होगा, 1 नंबर कम हो जाएगा। अरे भैया जब 33 नंबर नहीं आते ना तो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए हर एक चीज़ को पढ़ना है, छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है। हाँ छोड़ना उन चीज़ों को है जो बहुत ज़्यादा टफ होंगी, वैसे टफ कुछ नहीं होता है, सब कहने की चीज़ें हैं। ठीक है,
अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। ये तीनों मैट्रिक्स किसके अंडर में आएंगी? ये आएंगी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में। मतलब जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो मैट्रिक्स पहले क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या है कि अ मैट्रिक्स इन व्हिच, अच्छा हाँ एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई, देख लेते हैं यहीं पे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे ये स्क्वायर, जैसे मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, तो ये इस लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल, हिंदी में विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायगोनल, सॉरी यहाँ, ठीक है यार रेक्टेंगल ही हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये डायगोनल हो गया अगर हम यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके जैसे ये मैट्रिक्स लिखा है तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, और कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले कौन सा, याद रखना कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? इसको प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के नाम से, किसी भी नाम से कह लो। जैसे ऊपर वाले के बहुत सारे नाम हैं, उसी प्रकार इसके भी 3 नाम हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल। ठीक है, तो अब तो डायगोनल समझ में आ गया कि क्या होता है। तो एक, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स, तो अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या निकल के आई? आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज आर 0। ठीक है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0 अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स। अब क्या कह रहा है डेफिनेशन में? मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए, अब देखो यहाँ पे बाकी मतलब डायगोनल के एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए और सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। अब आप कहोगे सर डायगोनल का एलिमेंट भी 0 हो गया तो क्या? देखो डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। 0 हो जाए तो और अच्छी बात है, 0 नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है। डायगोनल का एलिमेंट हमें देखना ही नहीं है 0 है कि नहीं है, बस हमें देखना है डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हैं, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर। तो अगर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं आपसे लिख दूं, अभी इसका नोटेशन भी देखेंगे, अच्छा सा नोटेशन। जैसे मैं लिख दूं 1 0 0 0 2 5 1 0 0। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की स्क्वायर है ये, क्योंकि 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, लेकिन ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन याद करिए, एक ऐसी मैट्रिक्स, अब इसमें डायगोनल पे वाले एलिमेंट आ जाएंगे, 3 एलिमेंट को हमें देखना ही नहीं है। इनके अलावा बताया गया कि सब एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो यह 0 है, यह 0 है, यह 0 है, यह 0 है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर आए ये नॉन 0 है। अगर ये भी 0 हो जाता तो ये, हाँ ओके, यह भी नॉन 0 है और यह भी नॉन 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगर यह एंट्री भी 0 हो जाती और ये एंट्री भी 0 हो जाती, ठीक है, मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ देते और बाकी एंट्री 0 हो जाती, तो मैट्रिक्स कौन सा हो जाता? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। पहले 2x2 का देख लेते हैं छोटा सा। तो डायगोनल मतलब डायगोनल पे कुछ भी रखो, अब ये हो डायगोनल हो गया तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते, चलो जनरल एलिमेंट लिख दिया ए बी, ये कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, नॉन 0 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब डायगोनल के अलावा यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ऑर्डर क्या हो गया? 2x2। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? यह एक 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। इस डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं।
अगर हम 3x3 के डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें कि 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा भैया। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, A लिख दो, फिर क्या करो, चूँकि 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0। इसके नीचे आएंगे तो चूँकि यह डायगोनल की एंट्री है नहीं तो ये भी 0। इसके यहाँ ये भैया ये तो डायगोनल की एंट्री है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो सिंपली हमने B लिख दिया। यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे डायगोनल की एंट्री नहीं है तो बिना पूछे 0 लिख दो। ये भी डायगोनल की एंट्री नहीं है, यहाँ भी 0 लिख दो। ये डायगोनल की एंट्री है तो कुछ भी हो सकती है, तो इसको हमने जनरल C लिख दिया। तो ये क्या है, 3x3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा होगा। डायगोनल को छोड़कर डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट है, A है, B है, C है, और इधर भी 0 और इधर भी 0, तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब हम इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखो अच्छा एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया है कि जब भी डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल पे कौन कौन से किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, जिसमें जैसे हम जनरल एलिमेंट Aij लिखते हैं, तो डायगोनल पे जब भी एलिमेंट आएगा तो I और J दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर इसकी बात करें तो A11 पहला डायगोनल एलिमेंट होगा, फिर कौन सा आएगा A22 आएगा, फिर कौन सा एलिमेंट आएगा A33 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे A44, A55, A इन्फिनिटी, बहुत दूर तक चले गए। तो जब भी डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसमें रोज और कॉलम क्या मतलब वो ऐसी पोजीशन पे आएगा जहाँ पर रोज और कॉलम क्या हो रहे होंगे, बराबर हो रहे होंगे। जैसे ये इसमें कौन सी पोजीशन पे है, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये चीज़ ठीक है। तो अब हम लोग इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Aij। अब आर्डर, चूँकि डायगोनल मैट्रिक्स पहले लेना है, डायगोनल के लिए पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो n क्रॉस n, रो कॉलम बराबर हो गए। अब देखो इसकी डेफिनेशन, Aij क्या हो, 0 हो। कब 0 हो, इफ़ I डज नॉट इक्वल टू J। अगर I J के बराबर नहीं है मतलब वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, और अगर डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसके बाद Aij अगर I J के बराबर हो तो आप कह दो कि सर Aij नॉन जीरो हो, ये गलत है। Aij फिर डायगोनल का देखो यहाँ पे, क्योंकि आप सिंपली ये सोच सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या हो, डायगोनल को छोड़कर 0 हो, डायगोनल के नॉन जीरो, ऐसा नहीं है, नॉन जीरो हो ऐसा नहीं है। डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो, 0 हो जाए वो भी सही है, ना 0 हो वो भी सही है। तो Aij कुछ भी हो जाए, डायगोनल अगर I बराबर J है तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है डायगोनल पे, नहीं 0 ना लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर क्या है, कुछ भी आ सकता है। अगर I बराबर J है तो डायगोनल पे कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक्चुअली आप कह दो कि सर इस पे यहाँ पर K लिख दीजिए, तो अब भाई ज़रूरी थोड़ा है कि यहाँ पर भी K आए तो यहाँ पर भी K आए, भाई यहाँ पर K आ सकता है तो यहाँ पर L आ सकता है, डायगोनल पे कुछ भी आ सकता है। तो समझने के लिए फिलहाल समझ लीजिए कि यहाँ अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो अगर I डज नॉट इक्वल टू J है मतलब वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो 0 होगा, और I बराबर J है तो वहाँ पर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है डायगोनल पे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बात आती है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। चलिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब डायगोनल पढ़ लिया तो स्केलर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखो स्केलर मैट्रिक्स फिर डायगोनल मैट्रिक्स के अंडर में आएगा। हमने क्या कहा था, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ता है। अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डायगोनल होना पड़ेगा, और डायगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा।
तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों होना पड़ेगा। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, देखो समझ लीजिएगा अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो डायगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब के सब जीरो हों। अब स्केलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि उन डायगोनल पे सभी के सभी एलिमेंट क्या आ जाएं? सेम आ जाएं। जैसे कि मैं अगर 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स लिखूं तो यहाँ पे A आया है, अब स्केलर होने के लिए डायगोनल होना पड़ेगा, डायगोनल होने के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ सकता है? अब यहाँ पे कह दो कि नहीं B रख दो, लेकिन स्केलर होने के लिए यहाँ पर B नहीं आ सकता, क्योंकि क्या डेफिनेशन ही वही कहती है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट सेम हो। तो अगर यहाँ पर A आ गया तो यहाँ पर भी A ही आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे भी A आएगा। तो ये 3x3 का क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा डिफरेंस समझिएगा, A 0 0 0 B 0 0 0 B, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल पे जो तीनों एलिमेंट हैं बराबर होने चाहिए थे, लेकिन बराबर है नहीं, तो इसीलिए ये स्केलर नहीं है, ये सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स है। जबकि ये क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। डिफरेंस समझिएगा। अगर 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स अगर हमें लिखना है, कह दे कि 2x2 का एक स्केलर मैट्रिक्स लिखो जिसकी डायगोनल एंट्रीज 3 है, तो क्या करोगे? 3 लिखोगे, 0 लिखोगे, 0 लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर क्या है। डायगोनल होने के लिए यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन स्केलर होने के लिए यहाँ पर जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आते हैं तो फिर समझिएगा, डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना पड़ा था, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल होना पड़ा था, और डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना पड़ा था। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्केलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं? A matrix, a scalar matrix in which all diagonal elements are equal to 1. ठीक है, a scalar matrix in which all diagonal elements are equal to 1. ठीक है, अब स्केलर में अगर हम जनरल 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स लिखें तो A 0 0 0 A 0 और 0 0 A, ये 3x3 का, ये 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि तीनों की तीनों एंट्रीज क्या हैं? अच्छा ये क्या है? ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? तो भैया ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। तो अब हमें इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने क्या कहा कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए। मतलब अगर इसमें आप A = 1 पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इस मैट्रिक्स का फोटो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 आ जाए और बाकी सब 0 आ जाए तो क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर हम 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, मतलब इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। तो यहाँ पे अब डायगोनल पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। एवरीथिंग इज क्लियर?
तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनीशन। तो इसको आप लोग खुद से डेफिनीशन पढ़िए, एग्जाम्पल खुद से बनाइए कि 2x2 की कैसे बनेगी, 3x3 की कैसे बनेगी, 4x4 की कैसे बनेगी। ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जो डायगोनल हो लेकिन स्केलर ना हो, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जो स्केलर हो लेकिन डायगोनल ना हो? तो भैया नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने बताया स्केलर होने के लिए तो डायगोनल होना ही पड़ता है। तो आप ऐसी मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं जो स्केलर हो लेकिन डायगोनल ना हो? तो नहीं बना सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने आंसर सोचा होगा बना सकते हैं, वो बना के ज़रूर दिखाएंगे मुझे, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, ज़रा व्हाट्सएप करना मुझे कि सर ऐसे बना सकते हैं। नहीं बना सकते, एक ऐसी मैट्रिक्स नहीं बना सकते जो स्केलर हो लेकिन डायगोनल ना हो, क्योंकि भैया स्केलर होने से पहले डायगोनल तो होना ही पड़ता है, ठीक है। अब सबसे सिंपल आता है जीरो मैट्रिक्स। भाई जहाँ पे जीरो आ जाता है वहाँ पे खुश हो जाया करो, क्योंकि जीरो का मतलब जीरो, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सब एंट्रीज जीरो हो। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स हो गई। कितने ऑर्डर की होगी? 3x3 की हो गई। 2x की बनानी है 0 0 2x2 की 0 2x2 की जीरो मैट्रिक्स हो गई। 1x1 की बनानी है सर 1x1 की हो गई, जीरो मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछने जा रहा हूँ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो भैया डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब जीरो हों। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो तो जीरो हो गया। हमसे क्या मतलब, कुछ भी हो जाता तो डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या स्केलर मैट्रिक्स है? समझिएगा, तो भैया स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल का हर एक एलिमेंट सेम था। तो डायगोनल का हर एक एलिमेंट सेम तो है, 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर क्या ये है स्केलर, हाँ, तो मतलब ये डायगोनल है और स्केलर है, ठीक है। लेकिन कब? जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एवरी जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड एवरी जीरो मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, तो ऐसा नहीं है। वो तभी होगा जब वो स्क्वायर हो जाए साथ में। ऐसा मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 0। अब क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो भैया डायगोनल नहीं है, क्योंकि डायगोनल होने से पहले स्क्वायर होना पड़ता है। और इसमें कितने रो हैं? एक रो है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो स्क्वायर तो है ही नहीं, तो डायगोनल की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई जीरो मैट्रिक्स। सिंपल सा, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इन तीनों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक और बचता है 3.1 से पहले, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसको कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो वीडियो अगर लंबा हो गया होगा ना तो बताइएगा आप लोग, फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाए। तो चलिए बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। या ऐसे कर सकते हैं भैया, आज थोड़ा देख लिए वीडियो, कल देख लिए। देखो पढ़ना है ना तो किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो भैया 1000 एक्सक्यूज़ हैं उसके। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की सॉरी हो जाता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, कब कह सकते हैं, क्या आइडिया है आप लोगों के पास? तो जब भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात आती है तो हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हों। अब करस्पॉन्डिंग से मेरा मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ए को लिखता हूँ, समझिएगा इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, अच्छी चीज़ है ये। A11 A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A21 A22, ये हो गई एक मैट्रिक्स A। और दूसरी मैट्रिक्स में B लिखता हूँ B11
B12 B21 B22। अब मैं आपसे कहूँ कि ये कब इक्वल होंगे, तो मैंने आपसे कहा जब इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या है, इस टर्म के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स कौन सा है, ये वाला है। मतलब सेम पोजीशन के टर्म्स इक्वल हो, कहने का मतलब है। मतलब अगर इक्वल हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, A11 B11 के बराबर होना चाहिए। A12 किसके बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ें, A21 किसके बराबर होना चाहिए, तो A21 भैया B21 के बराबर होना चाहिए। A22 किसके बराबर होना चाहिए, तो भैया A22 को बराबर होना चाहिए B22 के। चलिए एग्जाम्पल करिए, यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 2 4, यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 2 3 4। अब कहूँ कि क्या ये बराबर हैं, तो भैया ये इसके बराबर होना चाहिए, बराबर है। ये इसके बराबर होना चाहिए, है। ये इसके बराबर होना चाहिए, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब सेम पोजीशन के टर्म्स बराबर होंगे तो मैट्रिक्स बराबर होगी। अभी एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर A है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर B है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर C है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है। अब मैं कहूँ कि A B C की किन वैल्यूज़ के लिए मैट्रिक्स बराबर हैं, तो देखो अगर मैट्रिक्स बराबर हैं तो क्या होना चाहिए, ये टर्म इसके टर्म के बराबर होना चाहिए। तो A की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए। ये टर्म इसके बराबर होना चाहिए, तो C की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए। ये टर्म इसके बराबर होना चाहिए, तो B की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो इसके बराबर होनी चाहिए, और ये तो बराबर है। तो A B C की वैल्यू का क्या निकल के आई, A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2, B की वैल्यू 0 के लिए ये मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज़ और देखते हैं, बढ़िया चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब समझने वाली चीज़ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस बराबर हो जाएं? जैसे यहाँ पे मैं एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखता हूँ, मतलब 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो 1 2 3 और 4 5 6, कितने रो हैं, 2, कितने कॉलम हैं, 3। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक 3 क्रॉस 2 का, मतलब 3 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या ये कभी डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स में मतलब बराबर हो सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चलो आपने इसको इससे कंपेयर कर दिया, इसको इससे कंपेयर कर दिया, लेकिन इसको कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जब भी हम इक्वलिटी की बात करेंगे, जब भी हम मैट्रिसेस के इक्वलिटी की बात करेंगे, तो हमेशा वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब अगर एक 2 क्रॉस 3 का है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का हो, एक 3 क्रॉस 3 का है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 3 का हो, एक अगर m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दूसरा भी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। ये चीज़ है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर 2 मैट्रिक्स दिए हैं और दोनों सेम ऑर्डर के नहीं हैं और आपसे कहे कि इनकी इक्वलिटी चेक करो, तो भैया खींच के दो, ये कह दो इनकी इक्वलिटी हम कैसे चेक करें जब ऑर्डर ही बराबर नहीं है। ठीक है, हाँ फिलहाल खींच के देना मत, इतना सीरियस मत हो जाना। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्वलिटी की बात। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो आप इसमें पढ़ेंगे, वही बताया है कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल 4 और 5 हैं, तो 2 एग्जाम्पल हैं। अब दोनों तो मैं कराने वाला नहीं हूँ भाई, आप लोग भी तो कुछ करेंगे। तो ऐसा करते हैं 4 आप लोग करेंगे और 5 मैं कर देता हूँ। ठीक है,
और बाई चांस 4 में नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप लोग सिंपल मैंने पहले ही बता रखा है, कमेंट करें, बताएं कि क्या समझ में नहीं आया आपको। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। इतनी थ्योरी आप अगर पढ़ लिए ना, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है 3.1 ना, आप दौड़ते दौड़ते उसको करेंगे। एक हाथ में बुक रहेगी और दौड़ेंगे और करते जाएंगे। इसमें क्या कहा है एग्जाम्पल नंबर 5 में कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो मैट्रिक्स दिया है 2A + B, ठीक है, A - 2B, ठीक है, 5C - D, ठीक है, और 4C + 3D। इसको इसने लिखा है कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो भाई साहब इक्वल है 4 - 3 11 24। अब अभी क्या बताया, करस्पॉन्डिंग टाइम इक्वल होने चाहिए, तो वहाँ से कुछ इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू निकल आएगी। तो ये 2A + B किसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो 2A + B बराबर होना चाहिए 4 के। ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो A - 2B बराबर होना चाहिए -3 के। ठीक है, दो इक्वेशन ये हो गई। 5C - D, ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए 11, और ये क्या दिया है 4C + 3D, ये बराबर होना चाहिए 24 के। अब देखो हमारे पास कितने अननोन हैं, ABCD 4 अननोन हैं, और 4 अननोन को फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए, और हमारे पास 4 इक्वेशंस दी गई हैं। AB में एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन ये हो गई और ये हो गई। CD में दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ABC की वैल्यू निकल आएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करना जानते होंगे आप लोग, क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 2B, यहाँ पे क्या है -2B है, ठीक है, ऐड कर देंगे तो +2B -2B कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4A, और प्लस ये क्या था A, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये है -3, तो 4A और A जोड़ना जानते होंगे, 5A = 5, तो A = 1, A की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब या तो वैल्यू निकाल लो या तो रख दो, जैसे कि हमारे पास क्या था 2A + B = 4 था, A की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और प्लस B = 4, तो B की वैल्यू क्या हो गई 4 - 2, तो B की वैल्यू आ गई 2, तो A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, वही काम ऐड कर देते हैं, तो -3D + 3D कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15C और +4C = 11, 3 जा 33 और +24, तो 15 4 कितना हो गया 19C = 437,325, तो C = 57/19, टेबल याद होगा ना याद हो याद कर लो, 19 3 जा 57, तो C की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। C की वैल्यू उठा के रख दो फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 5C - D = 11, C की वैल्यू 3 है, तो 5 3 जा 15 - D = 11, तो D = 15 और -11, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। देखें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। A = 1 1, B = 2 2, C = 3 3, D = 4। तो हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाई इक्वलिटी की, करस्पॉन्डिंग टर्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 100% आ सकता है, और इक्वलिटी की डेफिनेशन लगाई, इक्वेशंस बन गई, सॉल्व कर लिया। तो ये हो गई बात इस एक्सरसाइज के पहले की। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा हर चीज़। अब कुछ नहीं आया है तो भैया बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपना दुख दर्द बताएंगे नहीं मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं सर ये प्रॉब्लम है,
तभी तो दवा देता है। अब आप लोग कह सकते हैं कि नहीं वो चेकअप करता है, तो भैया आप पास में होते तो चेकअप कर लेते। ठीक है, अब वो भी ऑनलाइन देखेगा तो प्रॉब्लम से ही बताएगा। तो चलिए, ये एक्सरसाइज 3.1 के पीछे जितनी भी थ्योरीज थी, जितनी भी मतलब एग्जाम्पल्स मैंने कुछ कराए हैं, कुछ आप लोग करिएगा, प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। और थ्योरी जितनी थी, जितनी मैट्रिक्स में था या 3.1 एक्सरसाइज में करने के लिए जितनी भी चीज़ें काम आने वाली हैं वो सब हो गई हैं। अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं रोक दूंगा इसी लेक्चर पे। अब क्या करूंगा, कल एक वीडियो आएगी और उसमें हम क्या करेंगे, 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐसे ही प्रोसीड आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा और सिलेबस आपका कवर होगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई नहीं समझ में आया है तो आप लोग बताइएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। और चलिए, कल नए वीडियो में मिलते हैं 3.1 के साथ। हाँ, और एक आप लोगों के लिए होमवर्क मान लीजिए, उसे आप लोग वीडियो देखेंगे, फिर एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, कि एकदम ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई में बेईमानी करोगे तो फिर चौपट है, समझ लो। एकदम ईमानदारी से एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन हो गए हैं। अब कह सकते हैं सर लेक्चर इतना लंबा है, आज कैसे कवर हो पाएगा। ठीक है, आज देख लेना थोड़ा, कल देख लेना थोड़ा, परसों एक्सरसाइज करना, फिर जो कल मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको परसों देख लेना। फिर देखना कि आप कितना चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं और कितनी चीज़ें छूट जा रही हैं। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे मैं आऊँगा यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा, सर सॉल्व करवा ही रहे हैं, कर लेते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, मैं तो मेहनत करूँगा पूरी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे हमसे गलती हो रही है या कहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और कोरोना से बचकर रहिए। और घर से तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरत हो। बैठ के पढ़िए आराम से, क्या दिक्कत है भाई। जब पढ़ते हैं तो मम्मी पापा भी कोई काम नहीं कहते हैं कि हाँ वो भी देखते हैं मेरा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, कौन बोलेगा काम। तो आराम से पढ़िए। चलिए, फिर कल नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।